नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। माफ कीजिएगा, योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए आपके सवालों को लेकर, साथ ही साथ आपके पोर्टफोलियो पर भी हम कामकाज करते हैं। अलग अलग सवाल आते हैं देश के अलग अलग कोने से और जिनसे हम बातचीत करते हैं उनके सवालों को लेकर, उनके फंड्स को लेकर, उनकी गोल्स को लेकर। आपका भी कोई सवाल है तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारे साथ वो सवाल शेयर कर सकते हैं अलग अलग माध्यम के जरिए। पहले हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी यानी कि एक्स आईडी आपको दिखाई पड़ेगा, मतलब आईडी क्या, उस पर हैशटैग का इस्तेमाल करके आस्क आवाज़ योर मनी, ये हमारा हैशटैग है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप के जरिए भी इस सवाल को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000, इसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवाल हमारे साथ भेज सकते हैं। अलग अलग जानकारों के जरिए हम आपको उस पोर्टफोलियो के ऊपर राय दिलवाते रहेंगे। आज भी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ एक और जानकार मौजूद है, लोन टैप के सीईओ एंड को फाउंडर सत्यम कुमार सर हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे पोर्टफोलियोज के ऊपर भी और साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर भी। आज का जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने उठाया है वो इस समय उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर मिस सेलिंग के थ्रू आपको अगर कुछ प्रोडक्ट दिखता है तो वो है यूलिप का। आपको आमतौर पे यूलिप्स आपके पास होते हैं जो आपको लगता है कि आपके पास शायद म्यूचुअल फंड है। बहुत लोग इसका अंतर शायद समझ नहीं पाते हैं या इसके अंतर को ठीक से भांप नहीं पाते हैं। इसलिए हमने आज ये जो सत्यम सर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि इस टॉपिक के ऊपर आप अपनी नॉलेज हमसे शेयर करें कि कैसे यूलिप और म्यूचुअल फंड का डिफ्रेंशिएट करें, किस तरह से, क्या फ़ायदे हैं, क्यों यूलिप अपना काम करता है और म्यूचुअल फंड अपना काम करता है और दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है। सत्यम सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने आज यही चुना है कि यूलिप और म्यूचुअल फंड, जो नए निवेशक होते हैं वो इंश्योरेंस टैक्स सेविंग के लिए ले लेते हैं और यूलिप उनको दिया जाता है ये बोल के कि आप इसमें कुछ समय तक पैसा डालो, मार्केट लिंक्ड है और पैसा बढ़िया बन जाएगा। तो वो उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे गिन लेते हैं, लेकिन उनको विद टाइम ये रियलाइज़ होता है कि वो म्यूचुअल फंड नहीं है, वो यूलिप है, वो इंश्योरेंस का हिस्सा है। तो क्या दोनों में अंतर है, कितने दोनों की इंपॉर्टेंस है अपनी अपनी जगह पे, क्यों ज़रूरी है यूलिप और क्यों ज़रूरी है म्यूचुअल फंड? नमस्कार सुमित जी। जैसा आपने बोला, अक्सर यूलिप को लेकर के सबसे ज्यादा मिस सेलिंग का मामला रहा है बैंकिंग सेक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, और इसको लेकर के सेबी और सारे इंस्टीट्यूशंस समय समय से काफी एक्टिव रही है और यूलिप एज अ प्रोडक्ट काफी पहले बंद किया जा चुका है। तो टेक्निकल पार्लेंस में अगर हम बोले तो यूलिप करके कोई प्रोडक्ट इसी वजह से, इस मिस सेलिंग की वजह से जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है और उसको नहीं रखा गया है। और अभी जो भी लोग यूलिप के नाम पे जो बोलते हैं वो बेसिकली टेक्निकल टर्म उसका इंश्योरेंस एनएफओ है, जो कि हर एक साल इंश्योरेंस कंपनी लेकर के आती है और इंश्योरेंस एनएफओ करके उसको, या पुराने वाले यूलिप को नए वर्ड के साथ इंश्योरेंस एनएफओ करके बेचते हैं। तो जैसा बोलते हैं, हम अक्सर बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही एक्सपर्ट का फील्ड है, और इंश्योरेंस सिमिलरली वैसा एक दूसरे फील्ड है जो कि दूसरे सेट ऑफ इंश्योरेंस के एक्सपर्ट्स और एक्चुअरीज का काम है। तो दोनों अलग लोगों का काम है और एक इंस्टीट्यूशन में दोनों को ब्लेंड करके करना वो बेसिकली जो है एक सब ऑप्टिमल है, मतलब वो बहुत ही अच्छा रास्ता नहीं है। इसलिए हमेशा से जितने भी एक्सपर्ट हैं वो हमेशा से सुझाव देंगे कि इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कीजिए और इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह ट्रीट कीजिए। दोनों को ब्लेंड करने के बाद जो निकल करके आता है वो अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा बेहतर है। सो बेसिकली इसमें जो इंश्योरेंस एनएफओ जो हमने बोला, जो यूलिप की वजह से जो वर्ड यूज की जा रही है, उसमें ऑलमोस्ट 50% पैसे जो है वो इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं, जो कि टर्म की तरफ जाते हैं, और 50% पैसे जो है वो आपके म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली आप जितना भी पैसा लगा रहे हैं उसका सिर्फ 50% पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड में जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, जो कि आपको रिटर्न देगा। बाकी का पैसा जो है वो प्योर प्ले जो है आपका टर्म इंश्योरेंस की तरह से, उसको एक तरह से आप ट्रीट करें, इंश्योरेंस के लिए जा रहा है, जिसमें कि रिटर्न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब लाइफ रिलेटेड इंश्योरेंस है। तो आइडियल सिचुएशन ये होती है कि आप टर्म लोन, टर्म इंश्योरेंस लें, जो कि बहुत ही सेपरेट चीज है, और म्यूचुअल फंड लें। ये एनएफओ, इंश्योरेंस एनएफओ, ओल्ड वर्ल्ड में यूलिप, ये किसी भी तरह से अच्छा सुझाव नहीं है। और इसको लेकर के मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में सोचे तो ज्यादा अच्छा होगा, रादर देन कि इसमें ये फायदा कर रहे हैं कि इसमें क्या अच्छा है। तो आप इंश्योरेंस में आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो टैक्सेशन के बेनिफिट्स वगैरह वो मिल जाएंगे और आप उसको लेकर के
इंश्योरेंस को ट्रीट कीजिए और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह से ट्रीट कीजिए। तो तो ये सारे एक्सपर्ट्स की, सारे इंडस्ट्री इनसाइडर्स की यही राय होगी तो सुमित सत्यम जी। सर, मैं क्या सही समझ रहा हूं कि अगर किसी को यूलिप लेने की कोई मंशा है या कोई यूलिप का कॉल लेने के लिए किसी ने रिक्वेस्ट किया है, तो अगर वो इंश्योरेंस के लिए लेना चाह रहा है तो वो टर्म इंश्योरेंस ले, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो म्यूचुअल फंड या डेट रिलेटेड फंड, जो उसकी चॉइस हो, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करे। तो अपनी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, इन दोनों के अंतर को समझे और इनको सेपरेटली डील करे। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जी, एकदम सही बोला आपने सुमित जी। और इसी वजह से, इसी मिससेलिंग की वजह से यूलिप वर्ड को या यूलिप एज अ कैटेगरी को बैन किया गया था, ताकि उसको लोग इंश्योरेंस एनएफओ करके बोले, लेकिन बोलचाल की भाषा में लोग अभी भी यूलिप का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। अदरवाइज टेक्निकली ये बंद है। एक और चीज़, अगर मैं मान लीजिए यूलिप का ऑलरेडी निवेशक हूं, क्योंकि अब तो हमने ले लिया, तो उस सिचुएशन में क्या उसको अपने वो पूरे 5 साल पूरे करने चाहिए जो उसके लॉक इन का समय होता है, या उसको बाजार की तेजी का फायदा उठा के अपना निवेश निकाल कर म्यूचुअल फंड में या किसी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में डाल देना चाहिए? उसको कैसे डील करें जिनके पास ऑलरेडी म्यूचुअल यूलिप आ चुका है? नहीं तो उसको तोड़ने में जो है उसका कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है। तो उसका कुछ फायदा नहीं है उसको तोड़ करके। अब जो हमने गलती कर ली है उसके साथ थोड़ा दिन और जी लेना चाहिए। वो जो कूलिंग पीरियड, जो 5 साल का पीरियड जो है, वो सब निपटा करके उसके बाद ही उसको उसमें से एग्जिट प्लान करना चाहिए। अदरवाइज नए ग्राहकों के लिए ये जरूर सुझाव होगा कि उस तरफ नहीं देखें। पुराने ग्राहकों के हिसाब से तो अभी उसको चेंज करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी है, तो इट्स नॉट वर्थ। तो आप उसको निकालें ना। अभी अगर आपका निवेश ऑलरेडी है तो आप उसमें बने रह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सत्यम सर, मतलब इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले, टैक्स इम्प्लीकेशन ज़्यादा बेटर किसकी है? क्या यूलिप के केस में टैक्स इम्प्लीकेशन है, या टैक्स सेवर फंड्स हमें ज़्यादा बेहतर पिक्चर दिखाते हैं टैक्स की? सो टैक्स सेवर फंड्स देखें तो टैक्स के लिए जो बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टैक्स सेवर इंस्ट्रूमेंट है ही। उसके साथ साथ जो क्लासिक सॉल्यूशंस है, जो सैलरीड क्लास के लिए जो है मतलब एनपीएस, पीपीएफ, ये सब सब काफी अच्छे सॉल्यूशंस है। उसके साथ साथ अभी और भी जो सुकन्या, ये सारी तरह के, कई तरह के डिपॉजिट्स आ गई हैं, जिसमें से कि रिटर्न जो है सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छी खासी रिटर्न है, 8, 8.25 से 8.5% तक की रिटर्न है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर हैं। हम बोलेंगे कि टैक्स सेविंग एटीसी का जो है वो बहुत ही छोटा लिमिट है, 1.5 लाख का लिमिट है। और उसको हमको इतना उसको कई सारे मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे आ गए हैं कि उसके लिए हमको यहाँ वहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आपको जो भी दिक्कतें थी या जो भी सवाल थे यूलिप से जुड़े हुए या म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए, उम्मीद करते हैं कि सत्यम सर ने उन सभी सवालों के जवाब दिए होंगे। और आगे भी अगर कुछ ऐसा सवाल आपके मन में आते तो आप ज़रूर हमें भेजिएगा, और हम आगे भी सत्यम सर से उस ऊपर बातचीत करते रहेंगे। अब लौटते हैं बाकी सवालों के ऊपर, यानी कि जो पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल हमारे पास आते रहते हैं उनके ऊपर। हमारे दर्शक मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वेंकटेश जी हैं हैदराबाद से बातचीत करने के लिए। वेंकटेश सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा ये कि अभी मेरा एज 47 है और मुझको जो है अराउंड 60 एज आए तक मेरे को अराउंड 25 तक सीआर का तक पोर्टफोलियो बनाना है, मतलब ये बनाना है। तो उसके लिए किस में इन्वेस्ट करना? अभी तो मैं रिसेंटली स्टार्ट करा इन्वेस्ट करना, जस्ट अराउंड 3 मंथ बैक। अभी तो मोतीलाल लार्ज कैप लिया हुआ हूँ और मोतीलाल स्मॉल कैप एंड वाइट ओक मिड कैप जी। इसमें एवरी मंथ लार्ज कैप में 15,000 और मिड कैप में 8,000 और स्मॉल कैप में 15,000 है, मिड कैप में 8,000 है और लार्ज कैप में 7,000 है। पर मंथ मैं पे कर रहा हूँ, मतलब टिप के हिसाब जी। तो एंड आप एवरी ईयर 10% का इंक्रीमेंट लगाया है मैं। ओके, एंड उसके अलावा तो HDFC डिफेंस फंड जो है उसके लिए एवरी मंथ 10,000 का AMC लगा के हूँ मैं टिप का। ओके, तो सर, आपका जो गोल है कि अगले 10 से 12 साल में 25 से 30 करोड़ रुपए चाह रहे हैं, राइट? यस। ओके सत्यम सर, ये गोल वैसे तो थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है 40,000 रुपए की SIP के हिसाब से, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है। 10 से 12 साल में इस तरह का ये एम लेकर चल रहे हैं। आप किस तरह का सरोकार रखते हो? जो 12-13% का एवरेज लेके भी चलो तो 1-1.5 करोड़ तक तो फिर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये 25 से 30 करोड़, इसे कैसे रीड करें?
जी वेंकटेश जी, जैसा कि सुमित जी ने बताया, आईआरआर एक्सपेक्टेशन जो है ये काफी एबनॉर्मल है। बट अगर हम इस आईआरआर एक्सपेक्टेशन की जो बेस्ट के सिनेरियो के जो आईआरआर एक्सपेक्टेशंस जो टेम्पररी टर्म में आप कई सारे प्लान में देख सकते हैं, वो 20 से 25% की होती है। और अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो 20 से 25% के आईआरआर पे भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिनिमम जो है एसआईपी जो है इसको 80,000 रुपए पे लेकर के जाना पड़ेगा। ये मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोला है। अब जैसा सुमित जी बोल रहे हैं, उस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 10 साल के होराइजन में देखेंगे तो हर एक फंड जो है आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको 14 से 15% के आसपास के बीच में आपको ला करके छोड़ती है, जो कि बेस्ट केस सिनेरियो है। अब जो इस कैलकुलेशन पे अगर आप वापस आएंगे तो आपको उस हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल करना पड़ेगा, मतलब वापस से 1.5 टू 1.6 लाख मंथली पे जाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। तो ये तो कैलकुलेशन की बात हो गई। जैसा कि हमने बोला, पहले भी बात हुई है कि हर एक इन्वेस्टमेंट को तीन चीजों पे तीन तरह से देख सकते हैं। एक टेन्योर, तो टेन्योर आपने ऑलरेडी 10 से 15 साल का लिया है। दूसरा अपना रिस्क एपेटाइट और एज, जो इस रिस्क एपेटाइट का काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है एज के साथ, और एक एज में हमको कैपिटल प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान देना होता है रादर देन कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न की तरफ ध्यान देना होता है। तो जैसे हमने बोला कि अगर बहुत एग्रेसिव सिचुएशन देखेंगे जो कि कंटिन्यूअसली 10 साल तक बाजार आपका साथ देता गया तो आप 24 से 25% पे पहुंचेंगे। अगर अच्छे लार्ज कैप अच्छे परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो आप 14%, 12 से 14% का जो एवरेज है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर 12 से 14% के एवरेज के हिसाब से और अपने एज के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखेंगे तो मैं चाहूंगा कि आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप में होना चाहिए, ब्लू चिप में होना चाहिए। और जैसा भी देखते हैं कि मार्केट में रैली होती है तो सबसे पहले लार्ज कैप को पकड़ती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है, और जब रिवर्स होता है तो नीचे से शुरू होता है, बाद में लार्ज कैप को टच करती है। तो वो एक तरह से थोड़ा सा सेफ जोन का प्ले है, जो कि आपका सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट उस सेगमेंट में होना चाहिए। थोड़ा बहुत जरूर आप मिड कैप में करें, या सेक्टर स्पेसिफिक कोई सेक्टर को आपको लगे कि ये सेक्टर, डिफेंस जैसा आपने बोला कि डिफेंस सेक्टर अगले कुछ सालों में भारत में अच्छा चलेगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगातार इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और आई मीन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वहां पे आ रहे हैं जी। तो आप दोनों के हिसाब से देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब सेक्टर देखेंगे तो अच्छा है। एक और सेक्टर आपने नहीं देखा होगा शायद, बैंकिंग सेक्टर जो है वो कंटिन्यू, क्योंकि पूरे का पूरे इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर का हमेशा से योगदान रहता है। तो बीएफएसआई भी आप देख सकते हैं। तो ये 3-4 सेक्टर्स अच्छा है। सेक्टर स्पेसिफिक में जरूर चाहूंगा कि आप स्मॉल कैप्स इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करें या मिनिमलिस्टिक लेवल पे रखें। देखने को जरूर बहुत हाई लेवल लगता है, बट बहुत ही एक्सट्रीमली हाई रिस्क सेगमेंट है। जी। और अगर हम एज और एपेटाइट वाइज देखें तो वो सपोर्टिव नहीं होता है इस सिचुएशन को। तो जैसा हमने बोला कि अगर आइडियल सिचुएशन में देखेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट क्वांटम है उसको ऑलमोस्ट आपको 4 गुना से 5 गुना करना पड़ेगा टू रीच 20 करोड़ के प्लस का एवरेज इन 10 to 12 years टाइम, जो कि हम अगर 14% के हिसाब से देखें तो आपने जो 25% का मान करके चले हैं वो तो बहुत ही अनरियलिस्टिक है, और उसके लिए बहुत हाई रिस्क बेट लेने पड़ेंगे, और सस्टेन्ड में कोई भी सेगमेंट जो है आपको इस तरह का हिस्टोरिकली कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तो सत्यम सर, आमतौर पे निफ्टी का रिटर्न 15% रहता है, मिड कैप स्मॉल कैप के फंड्स के रिटर्न भी इतने ही रहते हैं, 12 से 13% के आसपास। आप अगर एवरेज 12 से 13% ही पकड़ के चलें तो अगर आप 4 लाख रुपए को 12 साल के लिए 12% के रिटर्न के हिसाब से भी देखते हैं तो करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बैठता है। सो थोड़ा रियलिस्टिक अगर आप हो जाएंगे या थोड़ा अपना निवेश का अमाउंट बढ़ा देंगे या अपना थोड़ी अवधि बढ़ा देंगे तो शायद एक बार को इस तरह के गोल्स अचीव हो सकते हैं। एल्स थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। अब जयपुर चलते हैं, प्रमिला गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमिला जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्कार जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं एक्चुअली 2010 से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ और लॉन्ग टर्म व्यू से ही करती हूँ, तो काफी अच्छे प्रॉफिट्स भी हुए हैं मुझे। और अभी मेरा जैसे 45% लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी क्रैश आया है, तो मुझे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या लार्ज कैप में ही करना चाहिए? प्रमिला जी, आप कितने साल से हो? आप 14 साल से आपने बताया म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट?
तो जी मिड सर। कैप स्मॉल कैप में भी क्रैश का आया मैम, अभी तो 50% ऊपर है वो पिछले साल के नहीं कंपैरिजन सर, में। मतलब देखिए मैं जब शुरू में करती थी ना तो मैं प्रॉफिट जल्दी जल्दी बुक कर लेती थी, विद इन अ ईयर म्यूचुअल या फंड 2-3 में साल भी? में कर लेती थी जी। म्यूचुअल फंड में भी 2-3 साल में कर लेती थी, बट ओके अभी मैंने जैसे वापस से 2021 में शुरू किया है, ओके तो उसके बाद से काफी अच्छे रिटर्न्स रहे हैं। और अभी लेटेस्ट में मैंने शुरू किया था ईटीएफ में और इंडेक्स फंड में, जी तो उसके रिगार्डिंग पूछना था मुझे कि सर मुझे जैसे 45% तो मेरा लार्ज कैप में है, ओके। तो मुझे उसमें ही करना चाहिए फर्दर, या अभी जैसे थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप में तो उसमें करना चाहिए? तो प्रमिला जी अदरवाइज आपका गोल क्या है, कितने सालों के लिए आप और निवेशित रह सकते हो? ईयर्स के लिए? 10 साल के लिए? जी सर, 10 साल के लिए। चलिए, तो प्रमिला में पहली गलती अब आप ये मत करना कि आप छोटे छोटे समय में म्यूचुअल फंड से निकल जाओ, क्योंकि निवेश जब लंबी अवधि के लिए जितना होगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, उतना आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, जो यूजुअली जानकार हमारे शो पे कहते हैं। सत्यम सर की राय भी इसके ऊपर ले लेते हैं। सत्यम सर, लंबी अवधि का निवेश पहले इन्होंने किया लेकिन कुछ कुछ समय में प्रॉफिट बुक कर लेती है, 1 2 अब इनके पास 45% जो इनके निवेश का हिस्सा है वो लार्ज कैप में, जो बहुत अच्छी बात है कि आधा निवेश इनका लार्ज कैप में है। मिड कैप में और निवेश बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि लार्ज को थोड़ा कम करके मिड कैप को और बढ़ाए, या इतना ही ठीक है इनके लिए? दूसरा, 10 साल का नजरिया है, क्या कोई फेरबदल करने की जरूरत है यहाँ पर? प्रमिला जी, मैं अगर देखेंगे तो जनरली होता क्या है कि हमारा जो अपना व्यू होता है वो हमारे टेम्पररी अप के हिसाब से अलाइंड होता है, क्योंकि हम अपने डिसीजन को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जैसा सुमित जी ने बोला कि शॉर्ट टर्म में सेल करना एडवाइजेबल तो कभी भी नहीं होता है म्यूचुअल फंड में, लंबी अवधि के लिए कीजिए। और हालांकि थोड़ा सा स्टिकी विकेट है, बट एक उम्र से भी रिलेशन है इन्वेस्टमेंट का कि कौन से उम्र में कितना परसेंट हमारा लार्ज कैप में होना चाहिए और कितना परसेंट जो है, अगर हम अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में है तो हमारा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है मिड कैप में और स्मॉल कैप में, और लार्ज कैप में आगे जाकर के हमको एज के साथ जो है लार्ज कैप में हमारा एक्सपोजर जो है या पोर्टफोलियो एलोकेशन जो है वो बढ़ाते रहने की जरूरत है। तो ये 45% सही है या नहीं है वो डिपेंड करेगा कि हम अभी लाइफ के किस स्टेज पे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बट 45-50% अमूमन अच्छा बैलेंस्ड एक अप्रोच है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा इस पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। जो इम्पोर्टेंट बात है जो आप बता रही हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में पिछले कुछ सालों में आपको अच्छा रिटर्न मिला है, पिछले 10 सालों में लगातार अच्छा रिटर्न मिला है, तो मेरा मानना है कि शायद 10 साल में वो डेटा उतना सही नहीं होगा, 4-5 साल में जरूर वो डेटा सही होगा, क्योंकि बहुत ही रिसेंटली जो जिस समय जैसे कोविड के ऑनसेट पे भी अगर देखेंगे तो स्मॉल कैप की कई सारी इंस्टीट्यूशन जो है वो 90% पे डिस्काउंट पे थी, मिड कैप की भी वही हालत थी, जबकि लार्ज कैप जो था वो 40%, 50%, 60% के आसपास में फिर भी होल्ड कर रहा था। तो इस तरह से अगर हम अपने व्यू को अगर एक्चुअली एनालिटिकल वे में देखेंगे तो शायद ये ट्रू नहीं होगा कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जो सक्सेस है वो पिछले 10 साल में कंटिन्यूअस रहा है। टेम्पररी जरूर रहा है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं रहा है। तो इसको हाईलाइट करने का सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि हमको एक बहाव में नहीं देखना चाहिए कि अभी हमारा अच्छा चल रहा है तो हम उसमें बढ़ा दें क्या। इसमें बढ़ाना हमेशा से एक रिस्की जोन है। प्लीज अंडरस्टैंड करें कि जो इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन को 3 तरह से देखा जाता है। एक बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाता है, और ऑल्सो जो लीडर्स होते हैं उनको काफी टेलविंड मिलती है, काफी सपोर्ट मिलता है उनको। कुछ भी अगर इकोनॉमी में अच्छा होता रहता है तो उनको ज्यादा उसके फायदा मिलते हैं, और कुछ नुकसान होता है तो उनके नुकसान कम होते हैं। इसलिए लार्ज कैप थोड़ी सेफ स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है, और बेनिफिट्स भी अच्छा होती है। दे आर एबल टू हायर, अच्छी मैनेजमेंट होती है वहां पे, अच्छे ऑडिट क्वालिटीज होते हैं, सब कुछ होती है। तो आप इसको इस तरह से नहीं देखें कि रिटर्न, आप इस तरह से देखें कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को, अच्छे सिस्टम को ट्रस्ट करने की उसमें ज्यादा जरूरत होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा नॉन एनालिटिकल व्यू है, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशंस कैसे चलती हैं और लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म करती हैं। तो लार्ज कैप को कम करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। विद इन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अगर आप मिड कैप को बढ़ा सकती हैं और स्मॉल कैप को थोड़ा कम रखें तो ज्यादा बेहतर है। और आने वाले कुछ, जिस तरह से सारे एनालिस्ट्स या सारे इंस्टीट्यूशंस देख रही हैं कि पीज वगैरह बहुत ही ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबल अभी भी थोड़ा सा पैची है अलग अलग सेगमेंट में। तो उसके हिसाब से अगर आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर थोड़ा बहुत कुछ ये इकोनॉमी चॉपी भी हुई तो स्टेबिलिटी जो है
मिड कैप और स्मॉल कैप में लो स्टेबिलिटी रहेगी Okay. और उसका ज्यादा वहां पे असर पड़ सकता है। इसलिए टेम्पररी तुम्हें मिड कैप ये लार्ज कैप की एलोकेशन को कम नहीं ज्यादा ही करने के फेवर में हूँ। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वापस से पी रेशियोज वगैरह एक बार रिकास्ट हो जाएंगे तो वापस से आप एलोकेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के सिचुएशन जो है वो लार्ज कैप के फेवरेबल है। ओके, तो आप अपने पोर्टफोलियो में बड़ा फेरबदल तो नहीं, लेकिन हाँ लार्ज कैप के साथ बने रहें, लंबी अवधि के हिसाब से सोचें और छोटे छोटे प्रॉफिट्स के ऊपर ना फोकस करें। एक अच्छे गोल के हिसाब से अपना निवेश आप कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। सत्यम सर आगे बने रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कुछ और सवालों पर भी और टॉप 4 फंड्स उस पर बातचीत करते हैं। छोटे ब्रेक के उस तरफ आज हम बातचीत कर रहे हैं यूलिप और म्यूचुअल फंड के अंतर को लेकर और साथ ही साथ अलग अलग दर्शकों के सवालों को भी हम शामिल कर रहे हैं। हरमिंदर सिंह साहब का एक सवाल आया है चंडीगढ़ से, ईमेल के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है। उनके उम्र 50 साल है और म्यूचुअल फंड में निवेश पर वो राय मांग रहे हैं। 25 लाख का एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं, किन फंड में एक मुश्त निवेश करें और पोर्टफोलियो में कितने फंड रखना सही रहेगा, और 8 साल में 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य साध रहे हैं। तो कितना रियलिस्टिक गोल है पहले तो ये बताएं आप सत्यम सर। दूसरा, फंड कौन से होने चाहिए इनके लिए, और क्या एक मुश्त में 25 लाख रुपए डालना ठीक रहेगा, ये तीसरी एक चॉइस है। तो आप क्या कहेंगे? हरविंदर जी, ऐसी रिटर्न तो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक स्टार्टअप में ही मिलती है, तो इसको थोड़ा सा जो है इस तरह का रिटर्न एक्सपेक्टेशन को रियलाइन करना पड़ेगा। एक मुश्त म्यूचुअल फंड में डालने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डाल सकते हैं। और जनरली जो है अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में एग्रेसिव रिटर्न का जो है वो भी 14 से 15% पे लिमिट हो जाता है अगर 10 साल के होराइजन में देखें तो उस हिसाब से ही हम लोगों को थोड़ा सा अपना एक्सपेक्टेशन रियलाइन करके चलना चाहिए। और आपके एज को देखते हुए हम चाहेंगे कि सिग्निफिकेंट एलोकेशन जो है 50% प्लस जो है वो लार्ज कैप में हो, जो कि और उसके बाद जो है मोस्टली मिड कैप में ओरिएंटेड रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। जी, तो एक मुश्त आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगेन एक ही बात है कि सर अगर आप 8 साल में 25 लाख रुपए का निवेश करते भी हैं तो भी 1 करोड़ का जो कॉर्पस है वो इतनी इजीली जमा नहीं हो सकता। हालांकि आप कुछ फंड आपको बताए गए, आप उनको जरूर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की यहाँ पर भी ज़रूरत है। सत्यम सर, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। मेरा मानना है कि एक मिराई और एचडीएफसी दोनों के लार्ज कैप फंड्स अच्छे चल रहे हैं और एसबीआई का भी अच्छा चल रहा है, तो ये तीनों इंस्टीट्यूशंस जो है अच्छे निकाल करके दे रहे हैं। तो डीएसपी निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, एक्सिस ग्रोथ ऑप्स फंड और मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो सत्यम सर, ज़्यादातर सारे फंड आपने वही चुने जो अपर एंड पर हैं, यानी कि या तो नॉन लार्ज कैप है या नॉन मिड कैप में पैसा डाल रहे हैं। खास वजह? मार्केट अभी कुछ और दिनों तक बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल जोन में है सुमित जी। हम लोग कितने भी इस पे बातें कर सके, बट ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी मल्टीपल पॉली क्राइसिस जो है वो कहीं पे खत्म नहीं हुई है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं। तो हमारा अलाइनमेंट हमेशा से थोड़ा सा सेफ्टी फोकस्ड रहेगा इन नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स। और हर एक कंट्री में इलेक्शंस चल रहे हैं, इन सबके सोशियो पॉलिटिकल सारे इम्पैक्ट्स को हमने फिगर आउट करके इस तरह का रिकमेंडेशंस दिए हैं। जी, चलिए, तो टॉप 4 फंड अगर कोई नया निवेश कर रहा है तो सत्यम सर की तरफ से टॉप 4 फंड रहेंगे जिनके ऊपर आपको नजर बनाकर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और आज की हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर अपना एस्पेक्ट रखने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।